नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनावों की। किस करवट कश्मीर? जी हां, जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और त्राल वे इलाके हैं जो कभी आतंक का गढ़ रहे हैं। वहां वोटर टर्नआउट ठीक ठाक रहा। इससे पहले के चुनावों में कश्मीर घाटी में आजादी और अधिक स्वायत्तता के बहाने अलगाव के नारे गूंजते रहे, लेकिन इस बार विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे की बहाली मांग की गई। देश के बाकी इलाकों की तरह यहां भी रोजगार, विकास, शिक्षा और शांति जैसे चुनावी मुद्दे छाए रहे। वहीं स्थानीय दलों को वोट कटने का डर भी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 24 विधानसभा सीटों पर काफी अच्छे प्रतिशत के साथ मतदान हुआ। राज्य में 10 साल बाद होने वाले मतदान में अहम बात यह रही कि जिन दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में वोटिंग हुई, यानी कि पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम, आतंक प्रभावित इलाके रहे हैं। साथ में मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद विधानसभा का यह पहला मतदान है जहां राज्य अपनी सरकार चुनेगा। पहला चरण जम्मू कश्मीर में पूरे चुनाव की दिशा तय करेगा। सिर्फ इस चरण में 23 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1.23 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। इसलिए राजनीतिक दलों ने समर्थन हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें तेज रखी हैं। उधर वोट कटने का भी डर दलों को सता रहा है। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है। वोट बंटने का डर सिर्फ उमर अब्दुल्ला को ही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी सता रहा है। महबूबा ने कहा था कि कश्मीर घाटी में वोट बंट सकते हैं। इसकी वजह उन्होंने इंजीनियर राशिद बताई। लोगों को इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर ये उम्मीदवार कश्मीर के तरफ हैं, जम्मू की तरफ कम। तो ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पे वोटों को तकसीम करना, लोगों का बंटवारा जो है उसकी कोशिश की जा रही है। और मैं तो यह उम्मीद करूँगा कि वोटर जो हैं इन चीज़ों से सावधान रहे और इस इलेक्शन में अपने वोटों को तकसीम ना होने दें। इन चुनाव की अहमियत तो मतलब जितनी उस पर बात करें कम है। कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा की 47 सीटें आती हैं। इसे पीडीपी और एनसी का गढ़ कहा जाता है। माना जा रहा है कि एनसी पीडीपी के गढ़ में सेंध लगाने का प्लान नेता इंजीनियर राशिद ने तैयार किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल कश्मीर में 100 मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी वादा है। संकल्प पत्र में मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिक्र जम्मू डिवीजन में बीजेपी को बढ़त दिला सकता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा घोषणा पत्र में ऐतिहासिक जगहों के नाम बदले जाने से नाराज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारां का नाम दिए जाने का कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह गठबंधन में इसी पार्टी के साथ है। बीजेपी जम्मू की सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। घाटी में उसका प्रभाव कम है। इसे देखते हुए पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलना ना के बराबर है। हालांकि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है और फिर छोटी पार्टियों और निर्दलियों की मदद से सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेगी, जैसा कि 2014 के चुनावों में देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कश्मीर फिर से चुनाव की राह पर चल पड़ा है। तकरीबन 10 सालों के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। इस खास मुद्दे पर कश्मीर के चुनावों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विजय खेरा साहब हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक साहब हैं और पीडीपी की तरफ से मोहम्मद इनायत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है सर। आज बात कर रहे हैं कश्मीर की और कश्मीर में होने वाले चुनावों की, और इन होने वाले चुनावों के आज पहले चरण की। बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। 5 बजे तक का आंकड़ा यदि बताएं तो तकरीबन 58% से ऊपर
59% के आसपास, यानी आप उसको राउंड फिगर में 60 ही पकड़ लें, 60% मतदान हो चुका है। 6 बजे तक मतदान होने हैं, तो ये फिगर बढ़ के और भी जा सकता है। उम्मीद है 65% तक चला जाए। सबसे पहले खैरा साहब, आपके पास आते हुए यह सवाल करना बहुत लाजमी है कि इस बार बीजेपी वहां पर अपने लिए जमीन तलाश भी रही है, सोच रही है। क्या उनको लगता है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी? क्योंकि जिस तरह से आपको टफ कंपटीशन मिल रहा है, खासकर गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से, और पीडीपी तो खैर लड़ ही रही है चुनाव, ऐसे में आपके लिए आपकी राह कितनी आसान है या कितनी मुश्किल? खैरा साहब, आप ही से शुरुआत करेंगे और पहले चरण के इस वोटिंग के प्रतिशत के ऊपर भी एक नजर जरूर फरमाइएगा। खैरा साहब, वोटिंग जब 58% हुई है, ये हमारे लिए दो तरह से हमारा उत्साह बढ़ाता। एक तो ये कि हमने एक नया इतिहास रचा है वर्षों के बाद कि 58% वोटिंग हुई है। हमने हालांकि आंकड़े नहीं देखे, गणित नहीं देखी, पर मेरी याददाश्त के आधार पर एक अंदाज हो सकता, मैं सही ना भी हूँ तो और लोग बैठे हैं बताएंगे। मुझे नहीं लगता 20-25 साल में 53% से ऊपर कभी वोटिंग गई हो, मुझे ऐसा यहाँ तक ख्याल आता है। फिर गई भी होगी तो भी खैर 58% वोटिंग होना अपने आप में रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर में। सिर्फ 5 बजे तक का ये फिगर है सर, 6 बजे तक मतदान है, तो ये 60% तो पार कर ही जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। हो सकता है, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूँ। 58 भी बहुत था। मैंने इन लोगों को तो सांप लौट ही गए होंगे इनके बदन पर, पीडीपी वालों के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो मुझे तो अजीब लग रहा होगा कि 12-14%, 7%, 13%, 18%, 22% वालों में सरकार बनाने वाले लोग, और इन लोगों को ये हो गया कि क्या गया, लोग कैसे उमड़ गए। ये इस बात को ही प्रमाणित करता है कि लोगों का प्रजातंत्र में भी भरोसा है और लोगों को शांति में भी भरोसा है कि हमें रास्ते में कोई गोली चला के मारेगा नहीं। आप 5 बजे तक भी वोटिंग होती रही, नहीं तो वोटिंग होती ही नहीं थी 3 बजे के बाद, और वो भी मीटिंग घर से नहीं निकलते थे, लोग आते ही नहीं थे, और वो आए तो निडर हैं। तो बड़ा तमाचा पड़ा है विपक्ष के ऊपर, खासतौर से कांग्रेस के ऊपर वो तमाचा पड़ा है जड़ के, जो ये कहते थे कि वहाँ तो सुरक्षित नहीं है, वहाँ तो आतंकवादी घुसे जा रहे हैं, वहाँ तो लोगों की जीवन नहीं है, कोई सुधार नहीं हुआ। उनके तमाचा दे दिया ना खींच के जनता ने। अब बता दीजिए सुधार नहीं है तो क्या है? खैरा साहब, आपके उत्साह की मैं सराहना करता हूं, लेकिन उसके साथ ही एक यह बात भी बोल देता हूं सर कि चिनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट्स और साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव हुए हैं। आपका स्ट्रांग होल्ड वहां नहीं रहा है सर, आपको बामुश्किल वहां सीटें मिल भी जाती होंगी या मिली हैं, इसके ऊपर भी बात करना बेहद जरूरी है। आप जम्मू में स्ट्रांग होल्ड में हैं सर, लेकिन आप कश्मीर में नहीं हैं, तो ये जो वोटर में उत्साह कश्मीर वैली और उधर के रीजन में आया, ये आपके लिए चिंता का सबब भी हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा। 50% वोटिंग हुई ना, हाँ। इसलिए चिंता का सबब नहीं हो सकता। हाँ। हमारे लिए क्या है, हाँ। जीत हार सेकेंडरी है, प्राइमरी है हमें वहाँ पर का विकास, वहाँ के लोगों को राजधारा से जोड़ना। हाँ। और उसमें हम सफल हो गए। जिस तरह से अलगाव इन्होंने हिंदुस्तान से कश्मीर का अलगाव पैदा कर दिया था, हाँ। ये महसूस होने लगा था कि जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं, वहाँ संविधान नहीं चलता, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता, वो कुछ मतलब कोई चीज झंडा नहीं चलता भारत का। फिर भी इन लोग को शर्म नहीं आती बोलते हुए कि 60 साल में हम संविधान और भारत का झंडा नहीं लगा पाए, हमने तो लगा के दिखा दिया, हम सफल हो गए। सरकार बने न बने, हाँ। हम उसमें सफल हो गए हैं। हाँ, उन्होंने भारत का हिस्सा घोषित करके दिखा दिया। हाँ। और राष्ट्र का वो एक अमूल हिस्सा है। हाँ। जो कभी अब अलग हो नहीं सकता, कभी होने की कल्पना नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरे मेहमान के तरफ जाते हुए, लेकिन उसके पहले एक सवाल आपसे पूछते हैं, जो हाई वोटर टर्नआउट है, या अपने लिए आप एडवांटेज देख रहे हैं या विपक्षियों के लिए? खैरा साहब, हमको तो अपने लिए लग ही रहा है। अच्छा। तो उस जमाने में जो जिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, हाँ। पीडीपी वाले और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मिलके उन्हें वोट निकलने नहीं देते थे, हाँ। या आतंकवादियों की वजह से नहीं निकलते थे, तो वो शरीफ लोग, बेचारे सीधे साधे लोग, और खास तौर से ट्राइबल, ये लोग सब वोट डालने के लिए निकले हैं। पहली बार डल गए कि लोगों वहीं पर, वो सब ठीक है। ओके विजय कौशिक साहब, ठीक है, बधाई देता हूँ इस बात के लिए। हाँ, ओके विजय कौशिक साहब बतौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, आप इस हाई वोटर टर्नआउट को कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 साल के बाद वहां विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव को भी नहीं भूलना चाहिए, उस समय भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने गजब का उत्साह दिखाया था वोटिंग के मद्देनजर, और वो फेवरेबल कंडीशन बीजेपी के लिए उतनी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आप
2 ही सीटें निकाल पाए थे और बाकी की सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 2 लेके गई थी और एक इंडिपेंडेंट। तो विजय कौशिक साहब, आप इस हाई वोटर टर्नआउट को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इस बार एनसी और कांग्रेस मिलकर वहां पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं लोगों के इस उत्साह का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकले और उन्होंने मतदान किया। हालांकि जितना मतदान होना चाहिए अपेक्षा से कम है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर ज्यादा मतदान है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। आप खुद मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो ज्यादा मतदान हुआ था उसका रुख किधर की तरफ गया। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने घाटी के अंदर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। यानी कि जो भाजपा ये कहती रही पिछले कई साल से कि उसने घाटी के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दिया है, अपने साथ जोड़ लिया है, वहाँ अमन है, चैन है, शांति है, खुशहाली है, वहाँ पर बीजेपी द्वारा कैंडिडेट उतारना इस बात को साबित करता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। अभी भी भाजपा की पोजीशन यही है। और देखा जाए तो भाजपा पूरे देश में लोगों को बांट कर वोट लेने की राजनीति की दिशा में काम करती है और कश्मीर के अंदर भी उनका प्रयास है। लेकिन हमें लगता है कि जनता जागरूक है और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संशय किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा ने कांग्रेस को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा, गुलाम नबी आजाद को तोड़कर जो नई पार्टी बनवाई, वो भी फेल हो चुकी है वहाँ जम्मू कश्मीर में। तो निश्चित तौर पर भाजपा के मंसूबे बेनकाब हो चुके हैं और भाजपा की वहाँ कोई चाल या दाल गलेगी नहीं। ओके मोहम्मद अनायत साहब, पीडीपी के तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। अनायत साहब, आपके लिए तो आज विशेष फोकस का दिन है और उत्साह का भी दिन होना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सर। जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है ये आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड को दर्शाता रहा है। 2014 की भी बात करें तो भी आप वहां पर सबसे बड़े प्लेयर बन के, मतलब डिसाइसिव प्लेयर बनकर तो उभरे ही थे। ऐसे में आप इन जगहों पर चुनाव को कैसे देख रहे हैं और जो प्रतिशत है यह क्या बता रहा है? क्या आपके तरफ रुझान है लोगों का, या फिर लगता है कि इस बार पीडीपी वो गेम चेंजर की भूमिका में नहीं आगे आ पाएगी? अनायत साहब। कुणाल जी, थैंक यू मुझे अपने प्रोग्राम में आज बुलाने के लिए। शुक्रिया सर। तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आ जाऊं प्रिसाइसली, जो हमारे यहाँ बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन बैठे हैं खेरा साहब, तो सबसे पहले मैं उनको गुजारिश करूंगा कि ये जो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कह के कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने भारत का एक हिस्सा बना दिया, तो ये इस स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ अलगाववाद को बढ़ावा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त 2019 से पहले रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था। और अगर आज ये बता रहे हैं तो क्या ये सेसेशनिस्ट फोर्स को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, सेसेशनिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? तो मेरे इनके साथ बड़े आदर के साथ निवेदन है कि आगे ऐसा स्टेटमेंट देने से गुरेज करें। एक दूसरा फॉल्सहुड जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि उससे पहले यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनका राइट ऑफ फ्रेंचाइजी नहीं था, क्या बोल रहे हैं ये? ऐसी ही भाषा ये करेंगे कि यही हाल हुआ कि 400 वाला नारा जो उनका फेल हो गया, तो उससे भी ज्यादा बुरी हार का मुंह देखना पड़ेगा उनको इनके जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शन में। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है। बिल्कुल इतिहास रचा उन्होंने, एक बहुत गैर संवैधानिक काम करके एक आपने राज्य का दर्जा घटा के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वाकई आपने एक हिस्टोरिक इवेंट था ये, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट था जो अनकॉन्स्टिट्यूएंटी एंड ट्रेवेस्टी ऑफ लॉ एट इट्स पीक, जो उन्होंने करके दिखाया कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको यूनियन टेरिटरी में उन्होंने तब्दील कर दिया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने रियासत को बांटा, 2 यूनियन टेरिटरीज को बांटा। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसके आधार पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो तो पूरा आपको देखने को मिलता था रियासत जम्मू कश्मीर में। डोगरे, बौद्ध, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान सारे एक साथ रहते थे। लेकिन क्या करके दिखाया
क्योंकि उनका तो मकसद ही है इस देश को बांटना, इस देश की जनता को बांटना, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो मेरी इनसे यही गुजारिश रहेगी कि इन बातों से आगे इनराफ करें। अब मैं दूसरी चीज की तरफ आता हूं कि जो आपने बोला कि साउथ में हमारा स्ट्रांग होल्ड है, तो 2014 का आपने फिगर मुझे उसकी तरफ भी आपने रेफर कर दिया। उस समय हमारा वोट शेयर था कोई 41%, आपके पास उसकी स्टैटिस्टिक्स डेफिनेटली होंगी। तो और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस बार हम उसके ऊपर डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। और एक चीज तो आप मुझे रिबटल में बोल सकते हैं कि पिछले जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए उसमें शायद हमारी कारकर्दगी अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं रही। उसके अपने कुछ कारण रहे हैं उस समय, जिसका पूरा विश्लेषण किया गया है अपना इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद। और जो हमारे लोकल विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो प्रीमाइसेस होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, कंसिडरेशंस डिफरेंट होते हैं वोटर्स के, और उसमें आपका जो लोकल कैंडिडेट होता है उसकी स्टैंडिंग, उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, उसकी सोशल स्टैंडिंग, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशंस, वो बहुत मायने रखती है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इस बार अगर आप जो देखेंगे जो हमारी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे साउथ में हम लोग अभी 16 ये कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फेज में। कश्मीर प्रोविंस में 16 सीटों पे हो रहे हैं, तो 8 सीटों में जम्मू में हो रहे हैं। तो मैं केवल अभी श्री कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। तो पूरा स्ट्रांग होल्ड है, तो जो अभी वोटर टर्नआउट है वो भी ओवरवेलमिंग है। तो इंशाल्लाह जो हमने पीछे अपना इलेक्शन कैंपेन में देखा था, जो पार्टिसिपेशन रही है हमारी पब्लिक मीटिंग्स में, इलेक्शन रैलीज में, तो उससे तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि जो हमारी वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी इन इलेक्शंस में, वो बाकी जो हमारे राइवल पार्टीज हैं उनसे डेफिनेटली बेहतर होगी। ओके अनायत साहब, खैरा साहब 80% के आसपास वोटिंग हुई है इंदरवाल में, और त्राल में सबसे कम हुई है 40%। पुलवामा में भी उसी के आसपास वोटिंग प्रतिशत रहा है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो वोटिंग ठीक ठाक हुई है। अभी तक फाइनल फिगर्स आने बाकी हैं। खैरा साहब, अब खैर ये तो फर्स्ट फेज की ही वोटिंग थी, और इसके बाद भी आपके पास मेहनत करने के लिए, सारी पार्टियों के पास मेहनत करने के लिए वक्त है। ऐसे में जो अनायत साहब ने भी मुद्दे उठाए हैं, जो जिस ओर आपने इशारा किया था पहले, उसका भी एक काउंटर दे दीजिएगा, और साथ ही आगे आने वाले चरणों के लिए और खासकर जम्मू कश्मीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप इन चुनावों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी हमसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान का हिस्सा की बात कर रहे थे, तो मैं अब बंद कर दूंगा। हम पहले यही बता देते हैं आपको, मैडम मुफ्ती जी की मैं बात सुना देता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, खून के 2 कतरे भी नहीं बहे। इसका मतलब कश्मीर की आवाम हमारे साथ थी। इसका मतलब कश्मीर की आवाम चाहती थी, वहाँ की जनता चाहती थी किसी तरह से उनका टूरिज्म वापिस आए, उन्हें आराम से चैन से 2 रोटियां मिले, जो इन्होंने बंद कर दी थी वो मिल गई। टूरिज्म जिंदा हो गया, लोग बिना खतरे के वहाँ जाते हैं। चुनाव जीतना नहीं जीतना इनके लिए हो सकता, कुर्सी सत्ता इनके लिए हो सकती। हमारा उद्देश्य सीधा ये था कि कश्मीर को हिंदुस्तान का वो हिस्सा बना देना जहाँ पर वो महसूस करें कि हम यहाँ का भारत के निवासी हैं, जहाँ पर ये ना हो कि झंडा अलग लगे, जहाँ पर ये ना हो कि संविधान अलग चले। हमने वो करके दिखा दिया। इसमें बुराई की इनको क्या बात लग गई कि साहब हमको अलग हम नहीं अलग समझते थे, तुम उन्हें अलग समझाते थे। हमारा एक उद्देश्य था, हम किसी भी सूरत में मुसलमानों का दिल जीतेंगे, आज कल परसों, जिस दिन भी होगा, जिस दिन उनकी समझ में आ जाएगा कि उनकी भलाई कहाँ पर है, कौन उन्हें गुमराह कर रहा था, कौन उन्हें बरगलाता था, ये सब सामने जब आएगा धीरे धीरे, और आने लगा है। यही जम्मू कश्मीर जो कल तक आपने जहाँ की रोटी रोजी छीन ली थी, जहाँ की जमीनें 2 परिवारों में कब्जा कर ली थी, आज कश्मीर में सब जगह आज जमीनें सब या उनके नाम पर या उनके रिश्तेदारों के नाम पर सब जगह लगा के उन्होंने सरकारी जमीन का कब्जा किया था, वो सब खाली हो गई। तकलीफ हुई, ये मैर फूट रहे हैं सांप जब मरता है ना, तो जिस तरह आपने वहाँ के लोगों को डसा था, आपने एसपी को वहाँ का रिजर्वेशन नहीं दिया, वो मुसलमान जो गरीब थे, जो कवरवाल वगैरह कौन कौन लोग थे, उन सबको आज मिला, उनकी परसेंटेज है सीट में, आज वो आएंगे विधानसभा में बैठ के। अब वो मुकाबले में वो गरीब मुसलमान साथ बैठेंगे जो कल तक अब्दुल्ला के नाम से कांपते थे, जो मुफ्ती मोहम्मद के सामने खड़े नहीं हो पाते थे, आज बैठेंगे विधानसभा। क्या तकलीफ हो रही है आपको? हम आए ना आए वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी बात है उन गरीब मुसलमानों का हक में दिलवा दिया। दूसरी बात क्या है,
कि उन मुसलमानों को या हिंदुओं को, दोनों लोगों को हमने नागरिकता दे दी जो 60 साल पहले जब 47 में जब बटा था हिस्सा, और वो बिना विभाजित हिंदुस्तान या भारत के नागरिक थे। लेकिन वो चूंकि बाद में आया कश्मीर में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उनको नागरिकता 60 साल तक इन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी थी ये नहीं बता पाएंगे आज, लेकिन हमने वो नागरिकता दी थी उन लोगों को। आज ये वोटिंग परसेंटेज के बाद भी इनको ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ शांति नहीं है, आपके सामने है 12-12, 14% पर आप राज करते रहे। ठीक है खैरा साहब, ठीक है खैरा साहब, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि आपने मतलब अंडर बीजेपी रेजिम इतना तरक्की हुआ और इतनी शांति है, तो फिर सर आप में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि लोगों का साथ आपको मिलेगा और आप बेशक वहां सरकार बनाएंगे, क्योंकि आपने जमीन पर अच्छा काम किया है ना, तो सरकार आप बनाएंगे। वो कॉन्फिडेंस आप में झलकना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस तो है ही, हाँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। तो फिर आप ये शब्द क्यों बोलते हैं, आए या ना आए, आए या ना आए? हमारा ये बताना जरूरी है। हाँ, हमारा ये बताना जरूरी है। आए ना आए का सवाल नहीं है, तो चुनाव है। हाँ, तो आप आ रहे हैं ना? जानते हैं कि हम आएंगे, आप आ रहे हैं, जानती है कि वो आएगी। ठीक है, हम समझ गए, आप आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस झलक रहा है। कौशिक साहब, कौशिक साहब, हम जो उद्देश्य लेके चले थे भारतीय जनता पार्टी, जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जाके, सुनिए 1 मिनट, लाल मैदान में झंडे गाड़ के आए थे। उसमें नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि एक दिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये राष्ट्र का पूर्ण हिस्सा बनेगा। 370 की अभी इन्होंने बात की है, 370 वापस ला के दिखा दें, बोले ना चुनाव में कि हम वापस लाएंगे। ठीक है, ओके ओके, जनता वोट नहीं मिलेगा। ठीक है खैरा साहब, समझ गए, ओके। विजय कौशिक साहब, कांग्रेस के लिए भी जमीन को मजबूत करना बहुत जरूरी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं तकरीबन 11 बार वहां कांग्रेस सरकार बनाई है या उसका हिस्सा रही है। लेकिन अब वो फिजा काफी ढल चुकी है, अब आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, आप इन सबको साइड करके इंडिपेंडेंट्स के अलावा सरकार बना पाएंगे? देखिए, अभी हमारा गठबंधन जो धर्म है उसे निभाते हुए हम गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भरपूर समर्थन हासिल हो रहा है। तीसरी बात, जो हमारे साथी भाजपा की साजिश में फंसकर गुलाम नबी आजाद जी के साथ चले गए थे, वो सभी धीरे धीरे करके वापस लौटते हैं, और जो कुछ रह गए हैं वो भी लौट आएंगे। तो आने वाले समय में बीजेपी में एक बहुत बड़ी टूट शुरू होने जा रही है, जिसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी तो केवल धारा 370 की बात करती है। अरे भाई, वहाँ फायदा क्या हुआ जनता को, या देश को क्या फायदा हुआ? आपने कहा कि वहाँ आतंकी घटनाएं रुक गई है, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, कुछ नहीं रुका। आपको देश से क्या लेना? ठीक है, तो मतलब आप सरकार में आएंगे, आप सरकार बनाएंगे तो फिर फिजा फिर से बदल जाएगी। समझ गए आपकी बात। मोहम्मद अनायत साहब, एक सवाल मन में आता है और वो लाजमी भी है, जिस तरह से 2014 में आपका परफॉर्मेंस था, आपको जनता ने पूरा प्यार दिया था, समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। आपको लगता है कि क्या आप उस कॉन्फिडेंस को फिर से रिस्टोर कर पाएंगे? क्या आपके वोटर्स को आप में विश्वास रहेगा कि यदि इस बार पीडीपी को वोट देंगे तो ऐसा ना हो कि पीडीपी कहीं फिर से किंग मेकर की भूमिका में आकर कहीं बीजेपी के साथ सरकार बना ले? देखिए, इस चीज के बारे में अभी कुछ कहना वो कबल अज़ वक्त हो जाएगा। हाँ, कि ये जो आज पोलिंग हुई उसमें क्या नतीजे आने वाले। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमने आजकल जो इलेक्शन में जो कैंपेनिंग जा रही थी, हाँ, उसमें जो रुझान देखा, जो मूड देखा गया इलेक्टोरल, जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उससे तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगी, बाकी जो पार्टीज है वहाँ पे जो अलायंस है, तो बीजेपी का तो खैर सवाल ही नहीं है, जो अलायंस के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे, और जो दूसरी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो बुरी तरह उनको हार जाएं, फिर वो मुंह की खानी पड़े। तो वो मुंह की तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ही मत से लगेगी, तो बीजेपी अपने आप चेहरे को बचा सकती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे ही नहीं, सारी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जो हमारा परफॉर्मेंस होगा अच्छा होगा। उमर अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान आया था जहां उन्होंने कहा था कि जनता से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने वोट्स को वेस्ट ना करें,
वेस्ट ना करें, वोट कटने ना दें। इशारा किसके तरफ था? इंडिपेंडेंट्स के तरफ था, पीडीपी के तरफ था, किसके तरफ था? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो क्या वो अभी हमारे खेरा साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा, तो उनको पहले ये बताइए कि उन्होंने अभी तो यहाँ पे वो उन लोगों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे हैं जिनको वो अलगावादी बोल के, नक्सल बोल के, उग्रवादी बोल के, पाकिस्तानी बोल के, तो उनको उन्होंने हमेशा कॉन्डमन किया है। और आज जब इलेक्शंस की बात आई तो पर्दे के पीछे उन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। और जब उमर अब्दुल्ला साहब या हम भी बोलते हैं, हमारे पार्टी का भी इस चीज पे एम्फेसिस रहा है कि मैंने भी अपने ट्विटर में, फेसबुक वॉल पे ये सारी चीज मैंने भी लिखा है कि इस बार आप अपना बहुत वाइजली वोट करें, क्योंकि आपको अभी तक बहुत फरेब दिए गए, वादे दिए गए, बहुत से जो ये अलगावाद की बात कर रहे हैं या जो भी है, जो बीजेपी जिसका अभी क्रेडिट ले रहे हैं कि यहाँ पे हमने हालात ठीक कर दिए या बहुत कुछ हो गया, ये बीजेपी की वजह से नहीं हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी यही बोलता हूँ, ये जो हमारे जवान है उनकी शहादतों की वजह से हो गया, उनकी जो सड़कों पे खून बहा है उसकी वजह से हो गया है। मोदी जी को बताइए कि उन्होंने आके यहाँ पे क्या कर दिया, कितने पत्थर लिए उन्होंने अपने सर पे या ओके अनायत साहब, कहने की बात है, स्टूडियो में ऐसा कहना चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जमीनी सतह पे हालात कुछ और हैं। और कश्मीर की फिजा में चुनावी बयार फिर से बह रही है। इससे खुशनुमा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 14 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर के लोगों को वोट करने का अधिकार मिल रहा है लोकसभा के बाद। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा किए, बेहद शुक्रिया आपका। तो आखिर जिस तरह से आज पहले फेज के चुनाव हुए हैं कश्मीर में, फिगर्स उत्साहजनक हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले चरणों में भी कुछ ऐसा ही हो। और कश्मीर के लोगों के लिए यह चुनाव जितना जरूरी है उतना ही जरूरी वहां के विकास के लिए भी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मार ले जाएगा। हमारे साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।